वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास और पौराणिक कथाओं की सबसे महान यात्राओं में से एक द ओडिसी की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत ओजिजिया नाम के एक रहस्यमयी और सुनसान द्वीप से होती है। समुद्र के किनारे एक घायल आदमी की आंख खुलती है, लेकिन उसे यह तक याद नहीं होता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि इथाका का राजा और ट्रोजन युद्ध का महान योद्धा ओडिसियस होता है। लेकिन बीते सालों ने उसकी यादों को लगभग मिटा दिया है। उसे बस कुछ धुंधली झलकियां याद आती हैं। समुद्र की खारी हवा, आग की लपटें, सैनिकों की चीखें और एक विशाल लकड़ी का बोरा। उस द्वीप पर उसके साथ सिर्फ दो साथी हैं। पहली है कैलिप्सो, एक अप्सरा जिसने उसे समुद्र में डूबने से बचाया था और तब से उसकी देखभाल कर रही है। दूसरी है बुद्धि और युद्ध नीति की देवी एथेना, जो हर पल उस पर नजर रखती है। हालांकि ओडिसियस पूरी तरह समझ नहीं पाता कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है। जैसे जैसे ओजिजिया पर दिन बीते हैं, ओडिसियस की खोई हुई यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। लेकिन हर याद के साथ उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता है, आखिर उसे अपने घर लौटने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। उधर इथाका में उसके बिना सब कुछ बिखरने लगा है। ज्यादातर लोगों ने मान लिया है कि ओडिसियस अब मर चुका है। इसी का फायदा उठाकर कई लालची राजकुमार और अमीर लोग महल में आकर रहने लगे हैं। उन सभी का मकसद सिर्फ एक है, रानी पेनेलोप से शादी करके इथाका का राजा बन जाना। वे ओडिसियस के बेटे टेलीमेकस को, जो असली उत्तराधिकारी है, पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये लोग अब महल में मेहमान नहीं, बल्कि मालिकों की तरह रहने लगे हैं। विराज घराने का खाना खाते हैं, खजाना लुटाते हैं और पूरे महल पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। इन सब का नेता है एंटीनस। वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चालाक भी है। बचपन में उसने एक लड़के सिनोन, जो ओडिसियस का चचेरा भाई था, को धोखे से अपनी जगह ट्रॉय जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस तरह खुद खतरे से बचकर उसने सिनोन की जिंदगी दांव पर लगा दी। ये पुराना विश्वासघात आज भी उसके स्वभाव में झलकता है। एंटीनस हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को मोहरा बनाता है और कीमत कोई दूसरा चुकाता है। महल में अब भी सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें यकीन है कि ओडिसियस एक दिन जरूर लौटेगा। उनमें उसकी पत्नी पेनेलोप, बेटा टेलीमेकस, वफादार सेवक यूमेस और परिवार का बूढ़ा कुत्ता आर्गोस शामिल है। आर्गोस अब बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन उसकी नजरें आज भी उसी रास्ते पर टिकी रहती है जहां से उसका मालिक कभी लौट कर आएगा। दूसरी ओर महल में मौजूद दूल्हे बनने वाले लोग इस उम्मीद का मजाक उड़ाते हैं। वे ज्यूस के उस पुराने नियम का भी मजाक उड़ाते हैं, जिसमें कहा गया है कि घर के दरवाजे पर आने वाला कोई भी अजनबी भगवान का रूप हो सकता है, इसलिए उसका सम्मान और स्वागत करना चाहिए। उनके लिए यह सिर्फ मूर्खता है। लेकिन पेनेलोप और उसका परिवार इसे अपने संस्कार और ओडिसियस की याद से जुड़ी आखिरी डोर मानते हैं। अपने पिता की कोई खबर न मिलने से परेशान टेलीमेकस आखिर फैसला करता है कि वो स्पार्टा जाएगा और वहां के राजा मेनेलाउस से मिलेगा। उससे उम्मीद होती है कि शायद मेनेलाउस को ओडिसियस के बारे में कुछ पता हो। लेकिन पेनेलोप को डर है कि अगर महल में मौजूद लोग उसके बेटी की योजना जान गए तो लौटते समय उसकी हत्या करवा देंगे। इसलिए वो टेलीमेकस को चुपचाप रात के अंधेरे में निकल जाने की सलाह देती है। टेलीमेकस अपने मार्गदर्शक और साथी मेंटर के साथ गुप्त रूप से जहाज पर सवार होता है और रात के अंधेरे में इथाका छोड़ देता है। इधर महल में एंटीनस भी अपनी अगली चाल चल देता है। वह पेनेलोप को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, ताकि वह ओडिसियस को भूलकर उससे शादी कर ले। लेकिन पेनेलोप साफ इनकार कर देती है। हालांकि एंटीनस को एक और रास्ता मिल जाता है। उसकी प्रेमिका मेलांथो, जो कभी पेनेलोप की वफादार दासी थी, अब चुपचाप दूल्हों की तरफ जा चुकी है। वही एंटीनस को बताती है कि टेलीमेकस स्पार्टा के लिए निकल चुका है। ये खबर मिलते ही एंटीनस को सुनहरा मौका दिखाई देता है। वह अपने साथी पॉलिबस के साथ मिलकर योजना बनाता है कि जैसे ही टेलीमेकस वापस इथाका लौटेगा, रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाएगी। अगर टेलीमेकस मर गया तो इथाका के सिंहासन पर दावा करने वाला कोई नहीं बचेगा।
उधर ओजीजिया द्वीप पर ओडिसियस की यादें और साफ होने लगती है। अब उसे ट्रोजन युद्ध की सबसे बड़ी घटना याद आती है। ट्रॉय का युद्ध पूरे 10 साल तक चला था, लेकिन कोई भी सेना उस शहर को जीत नहीं पाई थी। तब ओडिसियस ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने इतिहास बदल दिया। उसने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया, जिसके अंदर कई यूनानी सैनिक छिप सकते थे। उन सैनिकों में खुद ओडिसियस और राजा मेनेलाउस भी शामिल थे। बाकी पूरी यूनानी सेना ऐसा दिखाकर समुद्र की ओर लौट गई, मानो उसने हार मान ली हो। बीच सिर्फ वही विशाल लकड़ी का घोड़ा छोड़ा गया, जिसे देवी एथेना के लिए भेंट बताया गया। लेकिन इस पूरी योजना की सफलता सिर्फ एक इंसान पर निर्भर थी। वह था सिनोन। उसे अकेले ट्रॉय के लोगों के सामने खड़ा होकर ऐसा झूठ बोलना था कि पूरा शहर उस पर यकीन कर ले और अपने हाथों से उस लकड़ी के घोड़े को शहर के अंदर ले आए। सिनोन अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। ट्रॉय के लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि युद्ध खत्म हो चुका है। वे खुशी खुशी उस विशाल लकड़ी के घोड़े को खुद अपने शहर के अंदर ले आते हैं। लेकिन इस धोखे की कीमत सिनोन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। योजना पूरी होने से पहले ही ट्रॉय के सैनिक उसे मार डालते हैं। रात होते ही उस लकड़ी के घोड़े के अंदर छिपे यूनानी सैनिक बाहर निकल आते हैं। वे चुपचाप शहर के मुख्य द्वार खोल देते हैं, जहां बाहर राजा अगामेम्नन की पूरी सेना पहले से इंतजार कर रही होती है। देखते ही देखते यूनानी सेना ट्रॉय पर टूट पड़ती है। पूरा शहर आग और खून की लपटों में डूब जाता है। आखिरकार राजा मेनेलाउस अपनी पत्नी हेलेन को वापस पा लेता है। वही हेलेन जिसके अपहरण की वजह से ये भयानक युद्ध शुरू हुआ था। ट्रॉय के पतन के बाद अगामेम्नन और मेनेलाउस बिना समय गंवाए अपने अपने राज्यों की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन ओडिसेस जल्दबाजी नहीं करता। वह अपने जहाजी बेड़े के साथ आराम से और लंबा रास्ता चुनता है। उसे यह भी नहीं पता कि देवी एथेना अदृश्य रूप से पूरे सफर में उसकी रक्षा कर रही है। लेकिन यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। कुछ समय बाद उनका बेड़ा एक अजीब से द्वीप पर पहुंचता है। वहां ओडिसियस के कई सैनिक एक भयानक दैत्य पॉलीफेमस के हाथों पकड़ लिए जाते हैं। पॉलीफेमस एक विशाल एक आंख वाला साइक्लोप्स था, जो हर दिन एक एक सैनिक को मारकर उन्हें जिंदा खा जाता था। ओडिसियस कई दिनों तक उसे हराने की योजना बनाता रहता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। आखिरकार वह अपने बचे हुए साथियों के साथ मिलकर एक चाल चलता है। वे उस दैत्य की इकलौती आंख फोड़ देते हैं और किसी तरह वहां से समुद्र के रास्ते भाग निकलते हैं। ऊपर से देखने पर यह उनकी सबसे बड़ी जीत लगती है। असल में यही से उनकी तबाही की शुरुआत होती है। पॉलीफेमस कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। अपने बेटे की ये हालत देखकर पोसाइडन क्रोध से भर उठता है और कसम खा लेता है कि वह ओडिसियस को कभी आसानी से उसके घर नहीं पहुंचने देगा। इसके बाद पोसाइडन लगातार समुद्र में भयानक तूफान खड़े करता है और ओडिसियस के जहाजों को उनकी मंजिल से भटका देता है। जिस सफर को कुछ महीनों में खत्म होना था, वही अब कई सालों तक खिंच जाता है। तेज तूफानों से भटकर उनका बेड़ा आखिरकार एया नाम के एक और द्वीप पर पहुंचता है। यह जगह लेस्ट्रिकोनियन नाम के विशालकाय योद्धाओं का घर होती है। यह लोहे के कवच पहने राक्षस बिना किसी चेतावनी के हमला कर देते हैं। उनके हमले में ओडिसियस के 2 जहाज पूरी तरह तबाह हो जाते हैं और उसके सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग बचते हैं, वे भूख और थकान से बेहाल होकर द्वीप के दूसरे हिस्से में खाने और शरण की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां उनका सामना होता है एक खतरनाक जादूगरनी सर्सी से। सर्सी अपनी काली जादुई शक्तियों से ओडिसियस के कई साथियों को सूर में बदल देती है। अचानक मचे इस हड़कंप में ओडिसियस गलती से अपने ही एक साथियों को मार देता है, जो कुछ ही पल पहले इंसान के रूप में वापस लौटा था। अपने साथी की मौत से गुस्से में भरकर ओडिसियस सीधे सर्सी का सामना करता है। आखिरकार वह उसकी बहन की जान लेने की धमकी देता है। मजबूर होकर सर्सी अपना जादू वापस ले लेती है और ओडिसियस के सभी साथियों को फिर से इंसान बना देती है। हालांकि सर्सी निर्दयी थी, लेकिन विदा होने से पहले
वह ओडिसियस को एक बेहद जरूरी जानकारी देती है। वह बताती है कि अगर उसे सच में अपने घर लेक सालों का बाहर आना है तो उसकी जान लेने की थकाती है। ओटना है तो उसे ओशियानस के रास्ते पाताल लोक जाना होगा, वहीं उसे अपने भविष्य का जवाब मिलेगा। ओडिसियस अपने साथियों के साथ मृतकों की दुनिया में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात अंधे भविष्यवक्ता टाइरेसियस से होती है। टाइरेसियस उसे बताता है कि इथाका लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वो रास्ता इतना खतरनाक है कि भविष्यवाणी के अनुसार उसमें सिर्फ ओडिसियस ही जिंदा बचेगा, उसके बाकी सभी साथी मारे जाएंगे। लेकिन ओडिसियस इस भविष्यवाणी को मानने से इनकार कर देता है। वो ठान लेता है कि चाहे देवताओं का विरोध करना पड़े या किस्मत से लड़ना पड़े, वहां अपने हर साथी को जिंदा घर लेकर जाएगा। पाताल लोक में उसकी मुलाकात अपने चचेरे भाई सिनाइरस की आत्मा से भी होती है। वो ओडिसियस को चेतावनी देता है कि इथाका में उसके परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडर आ रहा है। इसके बाद ओडिसियस की मुलाकात अचानक अगामेम्नन की आत्मा से होती है। अगामेम्नन उसे अपनी दर्दनाक मौत की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि ट्रॉय से विजयी होकर लड़ने के बाद उसकी अपनी पत्नी क्लैटियमनेस्टा ने उसकी हत्या कर दी। क्लैटियमनेस्टा हेलेन की बहन थी और उसने अपनी बेटी इफिजेनिया की बलि दिए जाने का बदला लेने के लिए ये हत्या की थी। युद्ध शुरू होने से पहले अगामेम्नन ने देवी आर्टेमिस को खुश करने के लिए अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी थी, जिसे उसकी पत्नी कभी माफ नहीं कर पाई। ये कहानी सुनकर ओडिसियस समझ जाता है कि ट्रॉय के युद्ध से बच जाना ही काफी नहीं है। असली खतरा तो शायद उसके अपने घर में उसका इंतजार कर रहा है। इसी बीच पाताल लोक में दफनाए बिना मरे ओडिसियस के सैनिकों की बेचैन आत्माएं जीवित लोगों पर हमला कर देती हैं। जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ओडिसियस और उसके बचे हुए साथी वहां से भागते हैं और किसी तरह वापस अपने जहाज तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। जब ओडिसियस मृतकों की दुनिया में अपने भाग्य से जूझ रहा होता है, उसी समय उसका बेटा टेलीमेकस और उसका मार्गदर्शक मेंटर सुरक्षित रूप से स्पार्टा पहुंच जाते हैं। वहां राजा मेनेलाउस और रानी हेलेन उसे देखते ही पहचान लेते हैं और बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत करते हैं। हालांकि उन्हें भी यहां नहीं पता होता कि ओडिसियस आखिर कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। वे बताते हैं कि ओडिसियस कितना चतुर और समझदार राजा था, जिसने अपनी अद्भुत योजना से ट्रॉय का युद्ध खत्म करवाया और उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एंटीनस और पॉलिबस के आदेश पर कुछ दूल्हे बनने आए लोग ओडिसियस के वफादार सेवक यूमेयस पर हमला कर देते हैं। वे उसे बेरहमी से पीटते हैं और उसके सारे पशुओं को मार डालते हैं। ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए खुली चेतावनी थी जो अब भी ओडिसियस के प्रति वफादार थे। उनकी मधुर आवाज इतनी मोहक होती थी कि जो भी उसे सुनता अपने होश खो बैठता और मौत की ओर खींचा चला जाता। ओडिसियस और उसके साथी इन सभी खतरों से तो बच निकलते हैं, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी कई और साथी मारे जाते हैं। टाइरेसियस की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच साबित हो रही थी। लंबे सफर के बाद वे आखिरकार त्रिनासिया नाम के द्वीप पर पहुंचते हैं। यह सूर्यदेव हेलियोस का पवित्र द्वीप था, जहां उनके दिव्य पशु खुले मैदानों में चरते थे। ओडिसियस अपने साथियों को सख्त चेतावनी देता है, इन गायों को कोई हाथ भी मत लगाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सबकी मौत तय है। यही भविष्यवाणी टाइरेसिस ने की थी, लेकिन किस्मत फिर उनके खिलाफ हो जाती है। तेज हवाएं लगती हैं और उनका जहाज कई दिनों तक उसी द्वीप पर फंसा रहता है। धीरे धीरे उनका सारा राशन खत्म हो जाता है। भूख इतनी बढ़ जाती है कि सैनिक अपना धैर्य खो बैठते हैं। ओडिसियस के लाख मना करने के बावजूद वे हेलियोस की पवित्र गायों को मारकर उनका मांस खा लेते हैं। यह देखकर ओडिसियस पूरी तरह टूट जाता है। उसे अच्छी तरह समझ आ जाता है कि अब उनका अंत निश्चित है। कुछ समय बाद हवाएं शांत हो जाती हैं और उनका जहाज फिर समुद्र में निकल पड़ता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद सबसे बड़ा खतरा टल चुका है, लेकिन असली विनाश अभी बाकी था। अचानक समुद्र में भयानक तूफान उठता है। विशाल लहरें पूरे जहाज को तहस नहस कर देती हैं। एक एक करके
ओडिसियस के सभी साथी समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। पूरे अभियान में अब सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचता है। समुद्र की लहरें उसे बहाकर आखिरकार ओजीजिया डूब के किनारे पहुंचा देती हैं और यहीं से कहानी फिर उसी जगह लौट आती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ओजीजिया में अप्सरा कैलिप्सो घायल ओडिसियस की देखभाल करती है। वह उसे कमल के फूल लोट्स खिलाती है, जिनकी वजह से उसकी यादें धुंधली होने लगती है। इन फूलों का असर इतना गहरा था कि ओडिसियस धीरे धीरे अपने दर्द और बीते हुए दुखों को भी भूलने लगता है। अब उसकी टूटी बिखरी यादों की वजह भी साफ हो जाती है। कुछ समय बाद कैलिप्सो आखिर उसे पूरी सच्चाई बताती है। वह स्वीकार करती है कि उसने पिछले 7 वर्षों से ओडिसियस को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रखा है। वह उसका प्रेमी नहीं बनना चाहता था, लेकिन कैलिप्सो ने उसे जाने ही नहीं दिया। धीरे धीरे कैलिप्सो ये महसूस करती है कि चाहे वह ओडिसियस को कितने भी लॉर्ड्स के फूल क्यों न खिला दे, उसके दिल में अपने परिवार के लिए जो तड़प है वह कभी खत्म नहीं होती। यहीं से कैलिप्सो का दिल बदलने लगता है। दूसरी ओर ओडिसियस अपनी बची हुई ताकत जुटाकर अपने हाथों से एक साधारण सी बेड़ी तैयार करता है ताकि किसी तरह अपने घर लौट सके। विदा होने से पहले कैलिप्सो उससे कहती है, समुद्र की लहरों से लड़ने की कोशिश मत करना। किस्मत आखिरकार ओडिसियस का साथ देती है और उसकी छोटी सी बेड़ी उसे सुरक्षित इथाका पहुंचा देती है। वहां देवी एथेना पहले से उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन एथेना उसे सलाह देती है कि वह सीधे अपने महल ना जाए। उसे पिछले कई वर्षों में हुई सारी घटनाएं बताता है, कैसे महल पर दूल्हों ने कब्जा कर लिया है, कैसे वे राजा बनने की साजिश रच रहे हैं और कैसे टेलीमेकर्स की जान भी खतरे में है। वर्षों बाद अपने मालिक को सामने देखकर वह अपनी बची खुची ताकत से उसकी ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। अपने प्रिय मालिक का इंतजार उसने आखिर तक किया था। ओडिसियस को वापस देखकर आर्गोस शांति से अपनी आखिरी सांस ले लेता है। अब उसे सुकून मिल चुका था कि उसका मालिक आखिरकार घर लौट आया है। यह सब देखकर टेलीमेकर्स को भी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ खड़ अकेले में पेनलॉप से मिलने जाता है। वह अपनी पहचान बताए बिना उससे ऐसे बात करता है मानो किसी और व्यक्ति की कहानी सुना रहा हो। वो बताता है कि ट्रॉय का युद्ध जीतने के बाद से एक अपराध बोध उसे हर पल सताता रहा है। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने ट्रोजन हॉर्स की चाल चलकर ज्यूस के उस पवित्र नियम को तोड़ा जिसके अनुसार किसी मेहमान के साथ कभी धोखा नहीं किया जाना चाहिए। ये भी बताता है कि ट्रॉय पर कब्जा करने के दौरान कितने निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा पाप तब हुआ जब युद्ध के दौरान देवी एथेना की एक युवा पुजारिन की हत्या कर दी गई और उनकी पवित्र प्रतिमा का भी अपमान किया गया। वो इतना बड़ा अधर्म था कि तब से देवी एथेना हर बार उसके सामने उसी पुजारिन का चेहरा लेकर प्रकट होती रही। ये अपराध बोध आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ पाया। इतना सब बताने के बाद वो धीरे धीरे पेनेलोप को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसे अपने पति के लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन पेनेलोप का फैसला सब कुछ बदल देता है। वो घोषणा करती है कि अब वो दोबारा विवाह करने के लिए तैयार है। साथ ही वो अगले दिन रात को सभी दूल्हों को महल में इकट्ठा होने का आदेश देती है। उधर किसी को भनक तक नहीं लगती और ओडिसियस, टेलीमेकस तथा उनके कुछ वफादार सेवक चुपके से महल के सभी हथियार दूल्हों की पहुंच से दूर ले जाकर ऊपर के एक कमरे में छिपा देते हैं। अगली रात सभी दूल्हे पेनेलोप के बुलावे पर महल में पहुंच जाते हैं। तब पेनेलोप उनके सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो ओडिसियस के पुराने शिकार वाले धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर एक ही तीर से सामने रखी कुल्हाड़ियों के छल्लों के बीच से तीर निकाल देगा। एक एक करके सभी दूल्हे कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस भारी धनुष को ठीक से मोड़ तक नहीं पाता। तभी वो बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ता है।
इसके बाद वो बाकी सभी दुलों पर टूट पड़ता है। महल देखते ही देखते युद्ध भूमि बन जाता है और एक एक करके उसके सभी दुश्मन मारे जाने लगते हैं। इसके बीच मेलांथो का भाई मेलांथियस, जो गद्दार था, छिपा कर रखे गए हथियार गुलों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यही चाल उल्टी पड़ जाती है और ओडिसियस को और भी बड़ा फायदा मिल जाता है। टेलीमेकर्स खुद मेलांथियस को मार गिराता है और फिर अपने पिता को एक तलवार थमा देता है। तलवार हाथ में आते ही ओडिसियस सीधे एंटीनस की ओर बढ़ता है। यही वही व्यक्ति था जिसके पुरानी चालबाजियों ने उसके चचेरे भाई सिनोन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और जिसके कारण कई दुखद घटनाओं की शुरुआत हुई थी। आखिरकार ओडिसियस एंटीनस को मारकर अपने मृत चचेरे भाई का वर्षों पुराना बदला भी पूरा कर देता है। अपने नेता के मरते ही बाकी बचे सभी दूल्हे हथियार डाल देते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। यह भयंकर लड़ाई ओडिसियस को भी बुरी तरह घायल कर चुकी थी। 20 साल बाद पहली बार वह अपने सारे संघर्ष छोड़कर चैन की सांस लेता है और पेनेलोप की बाहों में गिर पड़ता है। धीरे धीरे ओडिसियस पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, लेकिन अब वह और पेनेलोप पहले जैसी जिंदगी दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं करते। दोनों मिलकर इथाका का सिंहासन अपने बेटे टेलीमेकर्स को सौंप देते हैं, जो अब एक योग्य और समझदार राजा बन चुका था, ठीक वैसा ही जैसा उसका पिता हमेशा चाहता था। इसके बाद ओडिसियस और पेनेलोप एक बार फिर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार उनका सफर किसी नए युद्ध के लिए नहीं था। वे उन साथियों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे जो उसके साथ निकले थे, लेकिन कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। जब उनका जहाज धीरे धीरे इथाका से दूर जाने लगता है, तब ओडिसियस के मन में अपने छोड़े हुए सिंहासन की नहीं, बल्कि उसी लकड़ी के ट्रोजन हॉर्स की तस्वीर उभरती है। वही चाल जिसने उसे इतिहास का सबसे महान योद्धा बना दिया, लेकिन उसी जीत ने उससे उसकी जिंदगी के लगभग सब कुछ छीन लिया। तो दोस्तों, यह थी ओडेसियस फिल्म की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल के ऊपर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।